जय हिंद विद्यार्थियों। आइए आज के इस कालखंड में हम बात करते हैं कक्षा 11वीं अर्थशास्त्र के अंतर्गत भारतीय अर्थव्यवस्था। विद्यार्थियों, भारतीय अर्थव्यवस्था पाठ्य पुस्तक के पहले अध्याय में हमने ब्रिटिश कालीन भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ा था। इससे संबंधित वीडियो आप देख चुके हैं। आज हम उसी विषय वस्तु के आगे चर्चा करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। ब्रिटिश कालीन भारतीय अर्थव्यवस्था के विभिन्न आयामों की हम चर्चा कर रहे थे। तो आज हम बात करते हैं जनांगीय परिस्थिति, अर्थात उस समय जो लोग थे, उस समय जो जनसंख्या थी, उसकी परिस्थितियां कैसी थी, उस पर हम चर्चा करते हैं। जनांगीय परिस्थितियां उस समय तक सरकार के द्वारा या ब्रिटिश शासन के द्वारा जनसंख्या की स्थिति को जानने के लिए कोई प्रयास नहीं किए गए थे। जो पहला प्रयास किया गया जनगणना के रूप में, वह किया गया सन 1881 में। तो भारत में जो पहली जनगणना हुई थी वह सन 1881 में हुई थी और उसके बाद हर 10 वर्ष में जनगणना की जाती रही। लेकिन जनगणना का जो उद्देश्य था, समाज की परिस्थिति का आकलन करके और उसको अधिकतम लाभ पहुंचाना नहीं था। केवल जनांकिकी आंकड़ों का ब्रिटिश उपनिवेश को मजबूत करने के लिए किस तरह प्रयोग किया जाए, यही उद्देश्य था। ये वो दौर था कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद की परिस्थिति और उसके बाद पूरे देश में, पूरे विश्व में जो स्पेनिश फ्लू नाम की महामारी फैली, उस समय देश की जनसंख्या की जो स्थिति थी वह लगातार कम होती जा रही थी, यानी जनसंख्या वृद्धि की जो दर थी वह कम हो रही थी। लेकिन 1921 के बाद जनांगीय दृष्टि से एक दूसरा अध्याय प्रारंभ होता है जिसमें कि भारत की जनसंख्या बढ़ना प्रारंभ होती है। तो हम इसको एक तरह से संक्रमण काल कह सकते हैं सन 1921 को, क्योंकि सन 1921 के बाद जनांगीय संक्रमण की द्वितीय अवस्था प्रारंभ होती है जिसमें कि भारत की जो जनसंख्या है वह सनी सनी बढ़ना प्रारंभ हुई। तो इस काल की जो जनांगीय परिस्थिति थी उस पर हम बात करें तो पहली जो विशेषता थी वह थी ऊंची जन्म व मृत्यु दरें। उस समय जन्म दर बहुत अधिक थी और मृत्यु दर भी बहुत ज्यादा थी। जन्म दर 49 प्रति हजार और 50 प्रति हजार मृत्यु दर थी। मतलब 49 लोग जन्म ले रहे थे और 40 लोग मर जाते थे। शिशु मृत्यु दर, और उसमें भी जो शिशु मृत्यु दर का जो प्रतिशत था वो बहुत अधिक था, वह था 218 प्रति हजार, यानी 1000 बच्चे जन्म लेते थे, उनमें से 218 बच्चे किसी न किसी कारण से मर जाते थे, अपने शैशवावस्था में ही मर जाते थे। आज यह शिशु मृत्यु दर भारत में 40 से भी नीचे आ गई। जीवन प्रत्याशा, जीवन प्रत्याशा किसे कहते हैं? एक व्यक्ति के जितनी आयु पूरी करने की आशा होती है, जितनी आयु पूर्ण व्यक्ति कर सकता है एक सामान्य व्यक्ति, उसे कहते हैं जीवन प्रत्याशा। तो उस समय जीवन प्रत्याशा यानी देश की आजादी के समय ये 44 वर्ष थी, लेकिन 1920-21 की हम बात करें तो उस समय यह केवल 32 वर्ष थी। यानी एक व्यक्ति 32 वर्ष की आयु तक आते आते किसी न किसी कारण से, बीमारी इत्यादि से मर जाता था। तो जीवन प्रत्याशा बहुत कम थी। आज की स्थिति से अगर हम तुलना करें तो वर्तमान में हमारे देश की जो जीवन प्रत्याशा है वह 68 वर्ष है। निम्न साक्षरता दर, चूंकि औपनिवेशिक शासन काल में अंग्रेजों का उद्देश्य यहाँ के लोगों को शिक्षित बना करके और यहाँ का विकास करना नहीं था, देश का विकास करना नहीं था, अपितु उनका उद्देश्य क्या था? यहाँ के संसाधनों का शोषण करना। इसलिए उन्होंने शिक्षा पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और साक्षरता की जो दर थी उस समय 16% थी। स्त्री पुरुष सबकी मिलाकर के 16% थी और उसमें भी अगर महिला साक्षरता की हम बात करें तो यह केवल 7% थी, यानी 100 में से 7 महिलाएं ही पढ़ी लिखी थी। और ओवरऑल बात करें तो 16% जनसंख्या, 16% साक्षरता दर थी। तो शिक्षा के क्षेत्र में भी ब्रिटिश काल में कोई विशेष प्रयास नहीं किए गए। जो थोड़े बहुत प्रयास किए गए उसका उद्देश्य एकमात्र ये था कि अंग्रेजों को अपना शासन चलाने के लिए बाबू तैयार करने थे, क्लर्क तैयार करने थे। लॉर्ड मैकाले की जो शिक्षा पद्धति थी उसका उद्देश्य था लोगों को, बच्चों को अंग्रेजी शिक्षा देकर के और इस लायक बनाना कि वो उनके शासन संचालन में मदद कर सके। तो इस प्रकार बाबू या क्लर्क तैयार करने की उनकी शिक्षा नीति थी। अब जो दूसरी स्थिति है, जैसे कि हम व्यवसायिक संरचना कहते हैं, आपकी पाठ्य पुस्तक में शीर्षक 1.7
व्यावसायिक संरचना कैसी थी, अर्थात जो कार्यशील जनसंख्या थी, देश की जो कार्यशील आबादी थी, वह किस किस प्रकार के क्षेत्रों में कार्यरत थी। उसके जो आंकड़े हैं आप देखिए कि कृषि 1920-21 का जो समय था, उस समय पर कृषि पर जो निर्भरता थी, यानी सीधे सीधे जो कृषि कार्य करने वाले लोग थे वह थे 72%। आपकी पाठ्य पुस्तक में 70 से 75% दिया है, लेकिन एग्जैक्ट आंकड़ों की अगर हम बात करें तो यह था 72%। विनिर्माण यानी निर्माण क्षेत्र में कार्य करने वाली जो कार्यशील आबादी थी वह थी 10%, तथा सेवा क्षेत्र में कार्य करने वाले लोगों का प्रतिशत था 18%। तो इस प्रकार आप देखें कि बहुत ज्यादा लोग कृषि कार्य में लगे हुए थे, विनिर्माण में तथा सेवा क्षेत्र में लोगों की बहुत कम जनसंख्या लगी हुई थी। और किसी भी देश में जब कृषि में बहुत ज्यादा लोग लगे होते हैं, इसका मतलब ही है कि वह देश अविकसित है तथा पिछड़ा हुआ देश है। और जिस देश में कृषि पर निर्भरता कम होती है, विनिर्माण तथा सेवा क्षेत्र में कार्यशील आबादी अधिक लगी होती है, तो वह विकसित राष्ट्र कहलाते हैं। और इसमें भी विषमताएं थी, ऐसा नहीं था कि सब जगह यही स्थिति थी। आप देखें कि ब्रिटिश काल में जो मद्रास रेसिडेंसी है, यानी कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, केरल वाला जो दक्षिण भारत का जो क्षेत्र है, उस क्षेत्र में तथा मुंबई और बंगाल, इस क्षेत्र में कृषि पर निर्भरता कम हो रही थी, अर्थात विनिर्माण और सेवा क्षेत्र में कार्य करने वाली जो आबादी है उसका प्रतिशत बढ़ रहा था। लेकिन जो पंजाब, राजस्थान और उड़ीसा प्रदेश थे, वहां पर कृषि में लगे हुए लोगों की संख्या बढ़ रही थी तथा विनिर्माण तथा सेवा क्षेत्र में कार्य करने वाले लोगों की संख्या घट रही थी। तो इस तरह की विषमताएं भी थी, अर्थात अंग्रेजों ने रोजगार की दृष्टि से उन्हीं क्षेत्रों में ध्यान दिया जो उनके आर्थिक दृष्टिकोण से लाभकारी थे, अर्थात जहां पर उनके इंग्लैंड में जो उद्योग चल रहे थे उनके लिए कच्चे माल की आपूर्ति जिन क्षेत्रों से ज्यादा होती थी, वहां पर विनिर्माण तथा दूसरे सेवा क्षेत्र के कार्यों का विकास हुआ। लेकिन जिन क्षेत्रों से उनको लाभ नहीं था या जिन क्षेत्रों से सरकार के हित नहीं साधते थे, उन क्षेत्रों पर उन्होंने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। अगला जो बिंदु है वह है आधारिक संरचना। विद्यार्थियों, आपको मालूम है कि किसी भी देश के आर्थिक विकास में आधारिक संरचनाओं का महत्वपूर्ण योगदान होता है। और आधारिक संरचनाएं दो तरह की होती हैं, आर्थिक आधारिक संरचनाएं तथा सामाजिक आधारिक संरचनाएं। तो आर्थिक आधारिक संरचनाएं मतलब जिनका सीधे सीधे देश के विकास से संबंध होता है, वो होती हैं यातायात, दूरसंचार, बैंकिंग, ऊर्जा, इस तरह की जो सेवाएं हैं इनको हम कहते हैं आर्थिक आधारिक संरचनाएं। जिन देशों में इन क्षेत्रों में अधिक कार्य होगा, अधिक विकास होगा, वह देश या वह क्षेत्र ज्यादा विकसित होगा। दूसरा जो होता है सामाजिक आधारिक संरचनाएं। सामाजिक आधारिक संरचनाएं मतलब शिक्षा, स्वास्थ्य, इस तरह की जो सेवाएं हैं, जिन क्षेत्रों में इनका ज्यादा विकास होगा, जहां की आबादी ज्यादा शिक्षित होगी, ज्यादा स्वस्थ होगी, अच्छे घरों में लोग रहेंगे, स्वास्थ्यकर वातावरण में लोग रहेंगे, तो उस देश का भी आर्थिक विकास अधिक होगा। तो ये सामाजिक आधारिक संरचनाओं के अंतर्गत आता है। अंग्रेजों के शासनकाल में उन्होंने कुछ आधारिक क्षेत्रों में कार्य किया, जिसे भी हम उल्लेखनीय कह सकते हैं रेल परिवहन। भारत में रेल परिवहन की शुरुआत सन 1850 से हुई और रेल परिवहन के विकास से देखिए अंग्रेजों का पूरे देश में शासन संचालन भी आसान हो गया। रेल परिवहन भी उन्होंने कोई भारतीयों को सुविधा देने के लिए नहीं किया गया। रेल परिवहन का विकास उन्होंने अपने शासन संचालन को ठीक तरह से चलाने के लिए, विभिन्न क्षेत्रों में होने वाले विद्रोह, जनता पर नियंत्रण करने के लिए, प्रशासकीय नियंत्रण के लिए तथा माल के परिवहन के लिए उन्होंने रेल परिवहन का या रेल मार्गों का विकास किया। इससे कुछ लाभ हुए, जैसे कि भू क्षेत्रीय तथा सांस्कृतिक व्यवधान कम हुए। एक क्षेत्र के लोग, एक भाषा प्रांत के लोग दूसरे भाषा प्रांत में आवागमन के साधन न होने से संपर्क में नहीं आते थे, तो दूसरे क्षेत्र में क्या गतिविधियां चल रही हैं, दूसरे प्रांत में क्या गतिविधियां हैं, इसके बारे में लोगों को बहुत कम जानकारी हो पाती थी। तो एक लाभ ये हुआ कि लोग सांस्कृतिक दृष्टि से तथा भौगोलिक दृष्टि से एक दूसरे के संपर्क में आए, एक दूसरे के भौगोलिक क्षेत्र को, वहां होने वाले परिवर्तनों को, समाज में होने वाले परिवर्तनों को, इस तरह से सांस्कृतिक रूप से भी लोग एक दूसरे के संपर्क में आए, उनमें मेलजोल बढ़ा, विषमताएं कम हुई। दूसरा जो लाभ हुआ कृषि का व्यवसायीकरण। चूंकि
भारत में जो कृषि थी अंग्रेजों के लिए कच्चा माल उत्पादन तक सीमित थी। उन्होंने व्यावसायिक कृषि को बढ़ावा दिया और व्यावसायिक कृषि को बढ़ावा देने के कारण क्या हुआ कि जो कृषि की जो मूल संरचना थी, विविध प्रकार की कृषि की जाती थी, जीवन निर्वाह हेतु कृषि की जाती थी, तो जीवन में काम आने वाले सभी प्रकार के भोज्य पदार्थ उगाए जाते थे। तो उन्होंने कृषि का व्यवसायीकरण कर दिया, मतलब कपास, पटसन, रबर, चाय, नील, इस तरह की खेती किसानों से वो करवाने लगे जिनका कि किसान अपने दैनिक जीवन में सीधे उपभोग नहीं करता था। तो इससे क्या हुआ कि देश में खाद्यान्न की कमी होती गई। रेल परिवहन के जहां लाभ हुए वहीं पर कृषि को नुकसान भी हुआ। सड़क परिवहन, अंग्रेजों के काल में देश में विभिन्न सड़कें भी बनाई गई। सारी सड़कें ऐसी थी जो 12 मासी नहीं थी या जिनमें कि सभी मौसम में आवागमन संभव नहीं होता था, लेकिन कुछ मात्रा में सड़कों का भी विकास हुआ। संचार के साधनों का विकास, जिनमें डाक सेवा और तार व्यवस्था। डाक यानी पत्रों का आदान प्रदान, पत्रों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना, और तार सेवा यानी टेलीग्राम। उस समय चूंकि टेलीफोन सेवा नहीं थी तो टेलीग्राम सेवा के माध्यम से त्वरित रूप से संदेश एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाए जाते थे। हालांकि यह सेवा आम जन के लिए महंगी थी, लेकिन फिर भी जनता को एक सुविधा मिली कि वे पत्रों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचा सकते थे। तो डाक एवं तार सेवा का भी लाभ जनता को सीमित रूप से प्राप्त हुआ। जल परिवहन, चूंकि अंग्रेजों को देश के संसाधनों को देश से कच्चे माल के रूप में कपास, जूट, पटसन, खनिज, इस तरह की चीजों को कहाँ भेजना था, इंग्लैंड भेजना था, तो इसलिए उन्होंने क्या किया, बंदरगाहों का भी विकास किया, यानी समुद्री जलमार्ग जो है उसका विकास किया। विशाखापट्टनम, कालीकट, इस कोलकाता, इनका विकास हुआ। साथ ही उन्होंने देश के अंदर भी माल परिवहन के लिए आंतरिक जल परिवहन पर भी ध्यान दिया, लेकिन आंतरिक जल परिवहन उतना अधिक सफल नहीं हो पाया। इसके अलावा एक और हम महत्वपूर्ण उपलब्धि कह सकते हैं ब्रिटिश भारत की, कि देश में वायु परिवहन की जो शुरुआत हुई वह सन 1932 में टाटा एयरलाइंस के रूप में हुई। टाटा कंपनी ने, टाटा सन्स नाम की कंपनी ने उस समय टाटा एयरलाइंस के नाम से विमानों का परिवहन देश में शुरू किया। विद्यार्थियों, आजादी के पहले अर्थात ब्रिटिश कालीन भारतीय अर्थव्यवस्था की जब हम बात करते हैं तो हमको यह भी नहीं भूलना चाहिए कि सन 1947 में जो देश का विभाजन हुआ उसका भी भारतीय अर्थव्यवस्था पर विपरीत प्रभाव पड़ा। तो इसके विभाजन के देश की अर्थव्यवस्था के प्रभावों को जानने के लिए हम कुछ बिंदुओं की चर्चा करते हैं। जैसे कि जब 1947 में देश का विभाजन हुआ, भारत और पाकिस्तान दो देशों का निर्माण हुआ, तो ऐसी स्थिति में पुनर्वास की समस्या पैदा हुई। लाखों लोग भारत से पाकिस्तान की ओर तथा पाकिस्तान से भारत की ओर आए, जिसके कारण पुनर्वास की समस्या पैदा हुई। हिंदू मुस्लिम दंगे हुए और इस दंगों की जो आग थी उस आग में संपत्ति का, करोड़ों रुपए की संपत्ति का भी नुकसान हुआ। तो इस प्रकार जो सामाजिक ताना बाना था उस पर विपरीत प्रभाव पड़ा। दूसरा, कच्चे माल का अभाव। चूंकि पाकिस्तान दो हिस्सों में बना था, एक हिस्सा पूर्वी पाकिस्तान जो आज का बांग्लादेश है तथा दूसरा हिस्सा पश्चिमी पाकिस्तान जो कि आज का पाकिस्तान है। तो जैसे कि कोलकाता में जूट और पटसन की जो मिलें थी, उनको मिलने वाला कच्चा माल वाला जो क्षेत्र है वो कहाँ चला गया, पूर्वी पाकिस्तान में चला गया। इसी तरह मुंबई और अहमदाबाद में जो सूती कपड़े की मिलें थी, उन मिलों को कपास की जो आपूर्ति होती थी वह पश्चिमी पंजाब और सिंध प्रांत से होती थी जो कि आज के पाकिस्तान में है। इस प्रकार विभिन्न उद्योगों के लिए कच्चे माल का अभाव पैदा हो गया, उद्योगों के बंद होने की स्थिति आ गई। इसी तरह कागज उद्योग और चमड़ा उद्योग के लिए भी आवश्यक कच्चा माल वाला जो क्षेत्र है वह पाकिस्तान के अंतर्गत चला गया। खाद्य समस्या पैदा हो गई। 1947 में भारत के विभाजन के पहले एक और विभाजन हम झेल चुके थे। 1937 में भारत से बर्मा यानी आज का जो म्यांमार देश है यह अलग हुआ, और म्यांमार यानी बर्मा देश जो था वहाँ चावल का उत्पादन होता था। भारत के शेष हिस्से में उससे चावल की बहुत अधिक आपूर्ति होती थी। तो इस प्रकार
जो चावल उत्पादक क्षेत्र है वो म्यांमार में चले जाने से भी भारत में खाद्यान्न की समस्या पैदा हो गई। दूसरा, अंग्रेजों की जो नीति थी व्यावसायिक फसलों की, उसके कारण भी देश में खाद्यान्न की कमी हो गई। अकाल और भूख से लाखों लोग मरने लगे। संकुचित बाजार, चूंकि पाकिस्तान में पंजाब और सिंध प्रांत, इधर पूर्वी पाकिस्तान अर्थात आज का बांग्लादेश यानी पूर्वी बंगाल जिसे हम कह सकते हैं, तो पूर्वी बंगाल के अलग हो जाने से देश का जो बाजार था, विभिन्न देश में उत्पन्न होने वाली जो विभिन्न चीजें थी जिनकी आपूर्ति उन क्षेत्रों में की जाती थी, उनका बाजार सीमित हो गया। तो इस प्रकार भारतीय अर्थव्यवस्था पर एक तरह से हम कहें कि दुबले पर दो आषाढ़, इस तरह की स्थिति निर्मित हो गई कि एक तो देश का विभाजन होना और अर्थव्यवस्था पहले ही खस्ताहाल थी, तो एक बड़ी चुनौती भारत के सामने उस समय निर्मित हो गई। अंग्रेजों ने जो थोड़ा बहुत विकास कार्य आधारित संरचनाओं के क्षेत्र में किया या कुछ शिक्षा के क्षेत्र में किया, उनका उद्देश्य एकमात्र था, जो उनका देश था इंग्लैंड के हितों का पोषण करना, और एक तरह से उन्होंने यहाँ के संसाधनों का दोहन नहीं किया बल्कि उन्होंने शोषण किया। दोहन करना तो फिर भी ठीक था, संसाधनों के दोहन करने में कोई हानि नहीं है, लेकिन यहाँ से संसाधनों का शोषण किया जाता रहा और इस तरह से 200 साल की गुलामी के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था दिनों दिन गतिहीनता की ओर चली गई। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार आज के इस कालखंड में हमने आजादी से पूर्व भारतीय अर्थव्यवस्था अर्थात ब्रिटिश कालीन भारतीय अर्थव्यवस्था के विभिन्न आयामों के बारे में जाना। कक्षा 11वीं अर्थशास्त्र के अंतर्गत आगामी विषय वस्तु का अध्ययन करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अगर आपको अच्छे लगते हैं तो इसे शेयर भी करें तथा बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि आपको हमारे नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त होती रहे। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।